नाजरीन आदाब, आलमी मज़हर स्पेशल के इस एपिसोड में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं हूं आदिल खान। नाजरीन, आज हम जो मसला लेकर बैठे हैं वो वाकई कई सवाल खड़े कर गया है। जिस तरीके से रूसी सदर पुतिन ने फ़ौज वापसी का फैसला किया, उसके बाद कई सवाल खड़े हुए। रूसी जंगी जहाज़ों के बेड़े सीरिया से वतन वापसी के लिए रवाना हो चुके हैं और हो रहे हैं लगातार। ये रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के एकाएक लिए गए फ़ौज वापस बुलाने के फैसले के बाद किया जा रहा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मंगल के रोज सीरिया से रूसी फौज को हटाने का ऐलान किया तो हर कोई हैरान रह गया। यह ऐलान जेनेवा में सीरिया की जमीन पर अमन कायम करने की बातचीत से ठीक पहले किया गया। रूस ने सीरिया में पिछले साल सितंबर से हवाई हमले शुरू किए थे, जिस पर अमेरिका समेत कई मुल्कों ने ऐतराज़ जताया था। बहुत हालात टेंशन वाले हो भी गए थे सीरिया की ज़मीन पर। पुतिन के इस ऐलान के बाद रूस के वजीर दिफा सरगेई शोइगु ने लताकिया प्रोविंस के मेमेम हवाई अड्डे से फौज को लौटाने का हुक्म जारी किया था। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक प्रेस नोट में कहा था कि TU-154 तैयारे, मल्टीटास्क वाले SU-23 बम्बार्डर और जंगी जहाज़ों के साथ फौजी और इक्विपमेंट्स वापस रूस लौटना शुरू हो गए हैं। अब पुतिन के फौज वापसी के ऐलान के बाद इस फैसले पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। लाजिम है, सबसे बड़ा सवाल तो पुतिन के उस जुमले पर उठ रहा है जिसमें फौज वापसी की वजह गिनाते हुए उन्होंने कहा था कि हमने सीरिया में अपना मकसद बहुत हद तक हासिल कर लिया है। तो आखिर रूस का वो मकसद था क्या? क्योंकि ना तो सीरिया में अभी तक बागियों ने हथियार डाले हैं और ना ही दाइश का खात्मा हुआ है। और एक सवाल और कि अब सीरिया की आवाम का मुस्तकबिल क्या होगा, जो सीरिया में है, जो सीरिया से माइग्रेट कर गई है यूरोप की तरफ या दूसरे मुल्कों की तरफ। इस सब पर सवाल जवाब करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल मौजूद है, उनसे तारुफ करवाना चाहूँगा। आपका प्रोफेसर इश्तियाक दानिश साहब हैं, वेस्ट एशियन स्टडीज़ पढ़ाते हैं जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में। कई हिस्ट्री से भी बहुत ज़्यादा इनकी दिलचस्पी है। करंट पॉलिटिक्स जो उसमें उथल पुथल होती है उसमें भी दिलचस्पी लेते हैं। साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड PK सहगल साहब हमारे साथ दिफाई मामलों के जानकार हैं। साथ ही डॉक्टर कमर तबरेज़ सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं। आप सभी का इस्तकबाल। आप सबसे सवाल जवाब इसी मसले पर करेंगे जिसके बारे में मैंने इतना लंबा चौड़ा आज बोल दिया, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। पाँच साल से सीरिया में जारी खाना जंगी में एकाएक रूस ने कूदकर जितना हैरान नहीं किया था, उससे ज्यादा हैरान रूस ने इस जंग से हाथ वापस खींचने के फैसले से किया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जब इस हफ्ते की शुरुआत में सीरिया से रूसी फौज की वापसी का ऐलान किया तो दुनिया भर के दानिश्वरों के जहन में कई सवाल हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पुतिन के उस जुमले से उछला जिसमें उन्होंने कहा था कि सीरिया से हम अपनी फौज वापस बुला रहे हैं क्योंकि सीरिया में हमारा मकसद बहुत हद तक पूरा हो गया है। उधर सीरिया के सदर बशर अल असद ने भी रूस के इस फैसले का खैर मकदम किया है। असद को उम्मीद है कि जल्द ही सीरिया में अमन और चैन कायम हो जाएगा। उधर रूस के इस कदम को पिछले महीने अमेरिका रूस के बीच के सीरिया में हुए सीज़फायर की अगली किश्त के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो क्या अगला बड़ा कदम अब अमेरिका उठाएगा? 5 साल की लंबी खाना जंगी और दाइश की दहशत गर्दाना और हैवानियत भरी हरकतों से सीरिया तबाह हो चुका है। लगभग 2.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। आधी आबादी मुल्क छोड़कर यूरोप का खतरनाक सफर तय कर चुकी है। सीरिया में रूस के दखल के बाद लगा था कि दाइश का खात्मा जल्द ही हो जाएगा, लेकिन पुतिन की फौज और जंगी जहाजों ने सिर्फ असद को मजबूत करने के लिए बशर अल असद हुकूमत के बागियों को ही निशाना बनाया। रूसी दखल की वजह से ही अब असद पहले से कुछ मजबूत हालत में दिख रहे हैं और उनकी फौज ने अब वापस अपने इलाकों पर कब्जा हासिल करना शुरू कर दिया है। क्या रूस को अपने नए और खतरनाक हथियारों को टेस्ट करने के लिए एक ऐसी जमीन चाहिए थी कि जहां जितने भी लोग मार दिए जाएं मगर कोई बता ना पाए कि किसने उन्हें मारा? जाहिर है खाना जंगी से जूझ रहे सीरिया से बेहतर कोई और जमीन इस वक्त हो ही नहीं सकती थी। या फिर रूस ने सीरिया में दखल देकर अमेरिका की दादागिरी को ललकारा था क्योंकि यूक्रेन के मसले पर रूस अमेरिका से खिसियाया बैठा है। या फिर रूस ने खुद के फिर से ताकतवर होने और अपने वजूद के जिंदा होने का एहसास दुनिया को करवाने के लिए सीरिया में दखल दिया था। इन सवालों का जवाब तो रूस ही जाने, लेकिन सीरिया में रह रहे और वहां घर बार छोड़ गए लोगों का मुस्तकबिल क्या होगा, ये दुनिया और अरब की बड़ी ताकतों को सोचना है। क्योंकि कुछ ताकतों के जाती मफादों ने सीरिया को मासूम बच्चों और नौजवानों की कब्रगाह में तब्दील कर दिया है, जिनकी लाशों का बोझ उठाने के लिए अब बूढ़े कंधे भी कम पड़ने लगे हैं। सब ताकतों को मिलकर सबसे पहले दाइश का सर कलम करना होगा, जिसके जुल्म ने
हर तरफ दहशत का ऐसा बारूद बिखेर दिया है जिससे अब सीरिया की हवा में सिर्फ और सिर्फ काले धुएं का गुबार ही नजर आता है। तो नाज़रीन, आप सबने रिपोर्ट देखी। ज़्यादा ना बोलते हुए अब सवाल जवाब अपने मेहमानों से शुरू करूंगा। प्रोफेसर इश्तियाक दानिश साहब, ये जो एकाएक रूस ने फैसला लिया अपनी फ़ौज सीरिया से बुलाने का, बहुत बड़ी तादाद तो नहीं थी, 3 से 5 हज़ार फौजी, 6 हज़ार फौजी थे, लेकिन उन्होंने वहाँ बहुत कुछ कंट्रोल किया हुआ था। इस फ़ौज वापस बुलाने के पीछे आप रूस के मकसद को क्या समझते हैं? क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमारा मकसद जो सीरिया में था बहुत हद तक हमने पा लिया है। हाँ, मेरे ख्याल में उनका बेसिक जो मकसद था वो शाम में शुरू में जैसा लोगों ने कहा कि गालिबन बशर असद की हुकूमत को जो है बचाने के लिए आए हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा वो मगरिब को ये बताना चाहते थे, वेस्ट को ये बताना चाहते थे कि हमें राइट ऑफ न किया जाए, हमें बिल्कुल ये न समझा जाए कि हमारा वहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं है। और लगे ऐसे रहता है कि वेस्ट जो है ये समझ रहा था कि रूस ख़त्म हो चुका है, उसका कोई वहाँ इंटरेस्ट नहीं है, तो उस चीज़ को असर्ट करना था और वो जाहिर है कि मतलब अपने वजूद को दिखाना था, हम हैं, हम मगरबी एशिया में हम भी हम हैं, जिंदा हैं। हाँ, मगरबी एशिया में हम भी हैं, और वो मकसद वाकई उन्होंने हासिल कर लिया है। इसलिए कि इतनी बात तय है कि इस फैसले को लेने से पहले उन्होंने बाराक ओबामा से बात की है, और बाराक ओबामा की शुरू ही से ये पॉलिसी रही है। बल्कि लीबिया में भी वो जो है हमला नहीं करना चाह रहे थे कि बमबारी जो है इससे मकसद हासिल नहीं होगा जब तक कि हम अपनी फ़ौजें वहाँ नहीं भेजते हैं। और फ़ौजें भेजना हमारे लिए बड़ा इस वक्त नुकसानदेह है। हम दूसरी जंग नहीं लड़ सकते जैसा कि इराक़ में लड़ चुके हैं या अफ़गानिस्तान में लड़ चुके हैं, इसलिए कि उसका बहुत खर्चा आता है। इतनी बात तो तय है कि उसने जो एक थी कि भाई हम भी हैं, हमें भी जो है कंसीडर किया जाए, एकदम राइट ऑफ न किया जाए, वो मकसद उनका था, वो हासिल कर लिया। वरना जैसे आपने अभी शुरू में कहा कि भाई न दाइश ख़त्म हुआ न कोई और ख़त्म हुआ, जो जैसा मामला था वैसे ही है। ज़्यादा से ज़्यादा जो सीरियन जो सरकारी फ़ौजें ज़रा पीछे हट रही थी वो ज़रा अपने कदमों को खड़ा किया, अब खड़ी हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ बमबारी से। ठीक है, बशर अल-असद को मजबूती मिली थी रूस के आने से, क्या वो मजबूती कम होगी? हालांकि बशर अल-असद ने रूस के इस फैसले से, पीके सहगल साहब, इत्तेफाकी दिखाई है, सेटिस्फाइड हैं कि वो रूस अपनी फ़ौज को वापस ले जा रहा है। यानी क्या हालात इतने बेहतर हो गए सीरिया में कि बशर अल-असद अब दाइश के ख़िलाफ़ खड़े हो सकते हैं, या बहुत बड़ा नुकसान दाइश को पहुँचा दिया रूसी फ़ौज ने, जो बशर अल-असद भी इस बात से सेटिस्फाइड दिख रहे हैं? और इसके पीछे मकसद जो रूस का जो ऐलान पुतिन का फ़ौज वापसी का, मैं आपसे जाना। पहले तो उन्होंने फ़ौज वापसी इसलिए किया क्योंकि जिस मकसद से गए थे वो बड़े पैमाने पर उनके मुताबिक मकसद पूरे हो चुके हैं। जहाँ तक सीरिया का ताल्लुक है, सीरिया में बहुत बड़े पैमाने पर जो है असाद को स्टेबलाइज कर लिया है। 400 सेटलमेंट्स उन्होंने वापस रूस के कारण वापस ले लिए, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी को वापस हासिल कर लिया है। सबसे सेकेंड लार्जेस्ट सिटी जो है एलेपो, उसको भी कैप्चर कर लिया है। पामेरिया के पास भी उनकी फ़ौजें पहुंच चुकी हैं। बहुत बड़े पैमाने पर रूस ने उनको हर प्रकार की सैनिक सहायता दी है, उसको सैनिक सामान दिया है, पैसा दिया है। उसकी बदौलत अभी सीरियन फोर्सेस जो हैं खुद ब खुद जून तक रक्का के ऊपर, ISIS के ऊपर को क्रश कर सकते हैं। लेकिन इस बीच ये भी तो सवाल है, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है कि ISIS को जहाँ से हथियार मिल रहे थे वो नहीं मिलेंगे, या बागियों को असद के खिलाफ जहाँ से हथियार मिले अब तक 5 साल में वो नहीं मिलेंगे। फिर क्या हम फिर बहुत ज़्यादा खून खराबा भी तो देख सकते हैं? देखो, बहुत बड़े पैमाने पर कल क्या होगा ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन साफ तौर पे ये नज़र आ रहा है कि अमेरिका का मानना है कि अभी क्योंकि पीस नेगोशिएशन शुरू हो गई हैं, रशिया बड़े पैमाने पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था जो असाद के खिलाफ खड़े थे। अभी रशिया फोकस दाइश के खिलाफ नहीं कर रहा था, दाइश के खिलाफ नहीं कर रहा था। तो अभी रशिया जो है अमेरिका को उसने एश्योरेंस दिया है कि बड़े पैमाने पर वो ISIS के खिलाफ कार्रवाई करेगा। साथ ही साथ पिछले 4-5-6 हफ्तों में रशिया ने इतनी बड़े पैमाने पर बमबारी की है उसके मिलिट्री और इकोनॉमिक टारगेट्स ISIS के, कि ISIS का वहाँ टिकना तकरीबन ना के बराबर हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है कमर तबरेज़ साहब, ये जो सिविल वॉर चल रही थी, खाना जंगी थी सीरिया की ज़मीन पर, उसका एकाएक हवा का रुख जब पिछले साल रूस ने हवाई हमले शुरू किए तो मोड़ दिया बिल्कुल, और देखा हमने कि एक तरफ अमेरिका ने भी खड़ा हुआ सामने, तुर्की भी सामने खड़ा हुआ, एक रूस का तैयारा, जंगी तैयारा भी गिराया गया, लेकिन उसके बाद भी रूस हटा नहीं। यानी ये रूस का जो ठोस रुख था ये उसका नतीजा था कि अमेरिका हालांकि अब ये कह रहा है कि हाँ ठीक है जो आप कर रहे हैं, और इसमें बहुत खुशी भी जाहिर की है, लेकिन
बातचीत की मेज पर रूस का इतने दिनों बाद इस पोजीशन में आना, ये अपने आप एक नई तस्वीर पेश कर रहा है। बहुत दिनों से एक लंबी लड़ाई चल रही है और लड़ाई का जो भी नया महाज खुलता था वहाँ पे हम देखते हैं कि सरबराही जो है वो अमेरिका की होती थी। ठीक है। सीरिया में पहली मर्तबा रूस ने मुदाखलत करके ये साबित करने की कोशिश की कि सर जंग का तो ख़ात्मा हो चुका है, लेकिन अब हम अगर मैदान में आए एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े हुए जी, तो ये दिखाना मकसद था कि अमेरिका से किसी भी तरह से हम कम नहीं रहेंगे। एक चीज़ को समझने की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि चाहे अफ़गानिस्तान में हो या इराक़ में हो, जब भी नए इन्वेंशंस होते हैं हथियारों के मामले में तो ये ममालिक अपने देश में न करके उसका टेस्ट भी करते हैं। रूस को कोई ऐसा मैदान नहीं मिला था जहां पे वो अपने मिसाइल्स का तजर्बा कर सके या और भी जो नए हथियार उसने बनाए हैं उनका तजर्बा कर टेस्ट सके। करने के लिए भी एक जमीन चाहिए थी। रूस और को उसी जमीन से शो ऑफ भी करना था दुनिया को अपनी ताकत। जी बिल्कुल, उसने सीरिया था। बिल्कुल कई ऐसे मिसाइल्स रूस ने बनाए हैं इन दिनों में जिनको टेस्ट करना था और उसने ये साबित कर दिया कि हम रूस के अंदर रह करके टर्की और ईरान को पार करते हुए फायर कर सकते हैं हम दूर तक। उसने ये मिसाइल फायर किए और मारे टारगेट्स पे। ये उसकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जाहिर है ये तमाम चीज़ें उसने हासिल की हैं वहाँ से, और अमेरिका को भी ये बता दिया है कि आइंदा जब भी आप कोई नया कदम उठाएंगे, नया महाज खोलेंगे लड़ाई का, तो आप हमको कम मत आंकिएगा, हम भी कभी भी कूद सकते हैं मैदान में। और ये बैलेंस ऑफ पावर जो है वो उसको हम बनाए रखेंगे। मैं आपसे सवाल और भी लूंगा और इन्हीं सवालों में ईरान को भी लाऊंगा, क्योंकि रूस के साथ जो दोस्ती की एक नई तस्वीर ईरान की इस खत्ते में दिखी, उसने कई इक्वेशंस को चेंज किया था और कई सवाल खड़े किए। सारे सवाल जवाब अभी बाकी हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से वक्फे का। नाज़रीन, एक बार फिर से खैर मकदम है आपके आलमी मज़हब स्पेशल में और सवाल जवाब का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। कमर तबरेज़ साहब से मैं बात कर रहा था वक्फे से पहले। हमने ईरान के साथ दोस्ती देखी, रूस की और सीरिया के मामले पर, मुद्दे पर ज़्यादा। अब चूंकि रूस की फ़ौज जा रही, पूरी तरीके से नहीं जा रही, एक बड़ा हिस्सा जा रहा है। हालांकि एक नेवल कमांड सेंटर रहेगा उसका यहाँ पर, और उसका एक एयरफोर्स का एयरबेस भी एक रहेगा रूस का सीरिया में। और ये भी कहा गया है रूसी गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर जिन लोगों को, चाहे वो बागी हों या ISIS के लोग हों, उन्हें अगर हथियार की सप्लाई नहीं रुकती है अरब ममालिक या दूसरे ममालिक की तरफ से जो करते आए हैं, तो हम फिर वापसी भी कर सकते हैं। हमारी फ़ौज के जाने को बिल्कुल से जाना ना समझा जाए, हम वापस भी आ सकते हैं। तो इस सूरत में आप क्या देखते हैं? मैं ईरान को बाद में लाऊंगा, पहले ये बताइए कि इस तरीके से उसने साफ भी कर दिया है हमारे जाने को जाना ना समझा जाए, इस वक्त जाने का मकसद क्या हो सकता है? जनवा में, हालांकि मैं बता दूं, पीस कीपिंग जो टॉक्स हैं सीरिया के ऊपर, उससे पहले ये फैसला हुआ फौज वापसी का। अमेरिका के लोग खासकर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं पुतिन के मामले में, इसलिए कि सीरिया में तो 5 साल से लड़ाई चल रही थी। जी जी। 4 साल के बाद रूस कूदा है वहाँ पर, तो क्या उसका मकसद था? अचानक उसने ये फैसला कर लिया। और उसमें जैसे कि पहले भी ETV के प्रोग्राम में हम लोग बहसों में ये बात कर चुके हैं कि वहाँ पे तरतूस में एक नेवल बेस है, बहुत बड़ा नेवल बेस है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले भी जो दौलत उस्मानिया के ख़िलाफ़ रशिया ने लड़ाई लड़ी थी, वो वहीं से उसने बेस बना करके हमले किए थे और पूरी दुनिया में लड़ाई लड़ी थी। अब रशिया में ये सीरिया के अंदर जब उसको ये ख़दशा हो गया रशिया को कि अगर हम नहीं आते हैं तो हो सकता है दहशतगर्दों की तरफ से, दाइश की तरफ से उस पर भी कोई नुकसान हो। ये लोग एक बड़ा ख़तरा था। अच्छा, दिफाई मामलों के जानकार हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड PK सहगल साहब से सवाल ये लेता हूँ कि जिस तरीके से फ़ौज बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है जब सिविल वॉर एक होती है, और इसमें मजबूती इन लोगों को मिल जाती है जिनके हाथों में कभी हथियार नहीं रहे होते। इस सिचुएशन में क्या वो सारे लोग जिन्होंने अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ हथियार उठाए थे हाथ में, वो हथियारों को छोड़ देंगे? क्या हम यकीन माने कि अब गोलियाँ और बम उनके हाथों में नहीं पहुँचेंगे रूस की फ़ौज वापस जाने के बाद, और बशर अल-असद एक नया निज़ाम कायम करने में कामयाब रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल, दाइश नहीं ख़त्म हुआ है, ये बहुत बड़ा एक अपने आप में सवाल छोड़ता है। जहाँ तक दाइश का सवाल है, वो एब्सोल्यूट एंड टोटल बैकफुट पर है और चिंतित है। ठीक है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका और रशिया दोनों ही फोकस तरीके से अभी दाइश के खात्मे की तरफ कार्रवाई करेंगे, बजाय एक दूसरे के ऊपर कार्रवाई करना। दूसरा, आपने कहा कि जो हथियार वहाँ रखे हैं, क्या वो
वापस चले जाएंगे या कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। रूस बड़े पैमाने पर प्रेशराइज कर रहा है असाद को पीस नेगोशिएशन में आने के लिए। इश्तियाक दानी साहब, रूस पर बहुत से सैंक्शंस हैं, बहुत से बैन्स हैं, एक आइसोलेट कर रखा है पूरी दुनिया ने, यूरोप ने, अमेरिका ने उससे खास तौर से मिलकर। क्या जो रूस का ये फैसला है, चूंकि देखें तो हम अमेरिका में जो इंतखाबात होने हैं, अमेरिका की आना को धक्का लगाता सीरिया में रूस के मुदाखलत से, अगर रूस वापस जाता है तो हाँ ओबामा एक अच्छा चेहरा दिखा पाएंगे। इस फायदे के बदले क्या रूस को फायदा दिया जाएगा उसके ऊपर से सैंक्शंस हटाकर? क्या आपको लगता है नहीं, मेरे ख्याल में कुछ इसमें sanction- कमी आएगी या रूस की इमेज को एक उभार तो मिला ही होगा इससे? लेकिन देखिए सैंक्शन तो दूसरी वजह से हटे हैं, जब तक वो वजह नहीं हटेगी तब तक नहीं, सैंक्शन उसमें नहीं नरमी आएगी कहीं ना हटेगी। कहीं सीरिया की कर्जों पे। वजह से तो सैंक्शन लगाए नहीं गए थे। नहीं, एक शर्त जो हो सकती है, मैं ये देखिए सोच रहा हूं। ये बिहाइंड कर्टेन क्या बात हुई वो कोई जानता नहीं है। ये एक चीज़ बहरहाल ओबामा और से जो बात है सिर्फ ट्रूप विड्रॉल पे तो नहीं हुई होगी, कुछ और बातें भी हुई होगी। अगर इस तरह के ध्यान में है तो जब तक वो अपनी सामने शर्तें ना आ भी जाए तो कुछ रखता है, कहना, आदमी compromise जब तक वो चीज़ें सामने नहीं आ जाती आएंगी। अभी नहीं आई है, एक दिन का मामला है तो नहीं है ना, 2-4 दिन 10 दिन बाद तो आएंगे अगर ऐसी कोई बात है। जी फिलहाल एक छोटे से वक्फे का वक्त हो चला है, हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, फौरन हाजिर होते हैं। नाज़रीन, एक बार फिर से खैर मकदम है आपका आर्मी मज़ा स्पेशल में। और अब आखिरी सेशन, आखिरी सेगमेंट है हमारा और छोटे छोटे सवाल हम अपने मेहमानों से करेंगे। इश्तियाक दानी साहब से मैं वही पूछ रहा था जो सवाल कि जनवा में जस्ट जो अमन की बातचीत मुज़ाकरात होने थे उससे पहले ही ये अमन का रास्ता निकलना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। दो देखिए- नेशंस ने बैठकर फैसला कर लिया। देखिए कल जो है नहीं इतना आसान नहीं है, इसलिए कि न तो रूस को तो फिर भी एक गवर्नमेंट है तो रूस को तो अच्छा खासा कंट्रोल है, लेकिन बकिया जो फ्रंट है बहुत से छोटे छोटे फ्रंट हैं, 2-3 बड़े बड़े फ्रंट हैं लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे फ्रंट हैं। अब सम टाइम में तो ये कहा जाता है 100 से ज़्यादा फ्रंट है, 2-3 से, तो वो है ज़रा मुश्किल मामला। लेकिन कल जो है जो नेगोशिएटर हैं यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने सबों से अलग अलग बात की है। और जैसे होता है कि पहला पोस्चर सबों का बड़ा टफ होता है नेगोशिएशन में। एक चीज़ और इसमें आई है थोड़ी सी, इधर रिसेंटली जो यंग जो सऊदी अरब का डिफेंस मिनिस्टर है उसने ये धमकी दी थी कि अगर रूस ये जारी कर रखता है तो हम भी अपनी फौजें भेज देंगे। उसने नाम लिया था बेसिकली ईरान का और हिजबुल्लाह का और रूस का, कि अगर ये लोग जो कुछ कर रहे हैं एक तरफा है, अगर ये नहीं करेंगे तो हम अपनी फौजें भेज देंगे। उसके बाद जो अमेरिका बेसिकली जो हुआ कि ये तो और ख़तरनाक हो जाएगा, तब अमेरिका ने इंटरवीन किया। और मेरे ख्याल में जो कल गुफ्तगू हुई है इससे पहले भी बिहाइंड द सीन बहुत सारी गुफ्तगू हो चुकी हैं। जब हेड ऑफ स्टेट्स बोलते हैं तो उससे पहले जो है छोटे अफसर के ऊपर जो होते हैं, फॉरेन सेक्रेटरी होते हैं, वो सब बोलते हैं और उसके बाद जो है इस लेवल पर गुफ्तगू होती है। इनफैक्ट कहा गया है कि रशिया प्रेशराइज करने के लिए तैयार है बशर असाद को हटाने टू सीक एन असाइलम इन ईरान। इस एरिया में शांति बहाल करने के लिए अगर उसको सेक्रीफाइस करना पड़े तो रशिया इज़ विलिंग टू डू इट। दूसरा, रशिया ने कहा है अमेरिका को कि इराक में आपने बहुत बड़ा वैक्यूम छोड़ दिया था, जिस वैक्यूम की वजह से इराक और सीरिया में जो वैक्यूम हुआ, दहशतगर्द आ गए ISI, इस बारी किसी प्रकार से वैक्यूम क्रिएट नहीं करने दिया जाएगा। हुकूमत होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगी और इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट आएगी उसको हर प्रकार का सपोर्ट दिया जाएगा। ये बात हुई थी, ये बात कही गई कि जब दोनों के फॉरेन मिनिस्टर मिले थे अमेरिका और रूस के, तो कहा था कि ठीक है अब बशर असद का जो मुस्तकबिल है वो वहाँ की आवाम के हाथों में छोड़ देते हैं, वही फैसला करेंगे कि बशर असद वो तो 100% उसे हारना है। ठीक है। कंवर तबरेज़ साहब, आखिरी सवाल आप ही से, सहगल साहब ने अपना जवाब दिया, ठीक है। तबरेज़ साहब, क्या इस हालत में जो अहम सवाल है वो सीरिया की आवाम का मुस्तकबिल क्या होगा, वो जो सीरिया में है और वो जो सीरिया छोड़कर चले गए? देखिए, जो लोग छोड़ करके चले गए हैं उनका तो बहुत बुरा हाल है। ठीक है। अब देख रहे रोज़ लोग मर रहे हैं, उनके बहुत सारे ममालिक ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। वहाँ के जो लोग मकामी बाशिंदे हैं वो मुखालफत कर रहे हैं कि इनके आने की वजह से हमारे मुल्क में परेशानी होगी। अगर वो लोग लौटें भी तो ये तो तभी मुमकिन है जब सीरिया के अंदर पूरी तरह से अमन व अमान हो जाए। ये अच्छी बात है कि 27 फरवरी को जंगबंदी का ऐलान किया गया और उसके बाद वहाँ पे जंग नहीं हुई, उसका असर पड़ा, सीज फायर है। हाँ, तो उसका असर पड़ा है। और अभी तक इतने दिनों से जो लगातार हमले हो रहे थे उसमें जितने जानी और माली नुकसान हुए, अब जाकर के मेडिकल टीम 2.5 लाख से ज़्यादा लोग मर गए जी, तो अब जो मेडिकल टीम जा रही है उन पे उसकी वजह से थोड़ा बहुत राहत मिली है। ये अच्छी बात है कि जिनेवा के अंदर अमन को लेकर के बातचीत चली है। और मैं समझता हूँ कि तमाम ममालिक को ये सोचना चाहिए कि
हम अगर इंसानियत के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं तो करें। बंदूकों से, मिसाइल से, बमों से ये इससे कोई भी हल निकलने वाला नहीं है। ठीक है, झगड़े हो मुझे ये शो खत्म करना है, लेकिन छोटा सवाल आपको रोका मैंने इसी में आपसे, बस हाँ ये नाम है, क्या जिनेवा में बैठने से पहले रूस ने यह फैसला लेकर अपने ही भरम का ख्याल रखा कि कोई उसे समझाता उससे पहले ही वो समझ गया? ऐसा लगता है, हो सकता है, ये हो ही सकता है। नहीं हो सकता है उसने ये एक पैगाम दिया हो कि चलिए मैंने एक कदम उठाया है, दूसरे लोग भी हमको फॉलो करें। ठीक है, हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई बैठ के समझाए तभी हम समझें। हम समझ सकते हैं कि बेहतरी किसमें है, दुनिया की भी, आवाम की भी, उन लोगों की भी जो बेवजह बेकसूर मर रहे हैं। आप समझ सकते हैं, जैसा मैंने कहा कि 2.5 लाख से ज़्यादा लोग हलाक हुए हैं सीरिया में, बम का, गोलियों का शिकार हुए हैं, वो नाजुक नाजुक बच्चे जिनके माँ बाप ने उन्हें फूलों की तरह पाला था। लेकिन रूस ने फ़ौज वापसी का फैसला किया है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला वक्त, आने वाला मुस्तकबिल सीरिया के लिए बेहतर होगा, कुछ खुशनुमा पल लेकर आएगा और उस ज़मीन पर अमन कायम होगी। लेकिन सवाल तो वहीं खड़े हुए हैं, जब दाइश का खात्मा हुआ नहीं, जब बागियों के हाथों से हथियार छूटे नहीं, तो अमन कहाँ से आ सकती है? वही असद हैं, वही बागी हैं, वही दाइश है। किसी के आने और किसी के ना आने से या चले जाने से क्या फ़र्क पड़ता है? रूस आया था, बमबारी ज़्यादा हुई थी, रूस गया है, क्या होगा ये हम सब देखेंगे। लेकिन हम दुआ कर सकते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, दुनिया अमन से चले। इसी के साथ इस आलमी मंजर स्पेशल के एपिसोड में इतना ही। दीजिए इजाज़त। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। अगले हफ्ते फिर एक नए मसले के साथ इस शो में हम हाजिर होंगे। आदाब।